अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाफ आरिफ। अपडेट कुछ ऐसी है कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन और अमवात का सिलसिला मुसलसल बढ़ रहा है। अब तक की अदाद शुमार कुछ यूँ हैं कि 476 अफराद लोकमायाजुल बने और 20,800 से ज़ायद मुतासर हो चुके हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि लॉकडाउन से बहुत नुकसान उठा लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता इसे खोल देंगे। सवाल तो यह है कि अब बंद क्या है जिसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खोलना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़रूरियात ज़िंदगी को लेकर बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो कि खोल दिए गए हैं। दूसरी तरफ कोरोना वायरस से निपटने की वफाक और सूबाई हुकूमतों की पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। आज अदालत ने वफाक और सूबों को एक हफ्ते में यकसा पॉलिसी तैयार करने का हुक्म दिया। लेकिन हमारा सवाल यह है कि रोज़े अव्वल से कोरोना के मामले पर सियासी रंजिशें रखने वाले सूबे और वफाक क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में किसी वन पॉइंट एजेंडे पर पहुंच सकेंगे? क्या ऐसा हो सकेगा कि जिसके हवाले से अहकामात सादर किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? फिर आमदन से ज़ायद असासाजात केस का हवाला लेंगे कि शहबाज शरीफ 2 बार इनकार के बाद बिलाखिर आज पेश हुए। डियर भाई, शहबाज शरीफ से पूछगछ का जो अमल है वो 6 फीट के फासले से तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की बार बार तलबी क्या सियासी इंतकाम है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नैब की मामूल के मुताबिक ये कार्रवाई? और आखिर में बात उस तजवीज़ की जिसके तहत टैक्स की शरह कम करने का मशवरा खुद प्राइम मिनिस्टर के मातहत काम करने वाले थिंक टैंक की जानिब से मंजर आम पर आया है। क्या वज़ीर आज़म इस पर गौर व फिक्र करें, आने वाले दिनों में टैक्स को कम करेंगे? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चुगताई साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मौना आलम साहिबा भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। अमीर अब्बास भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमीर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब से कुछ देर में सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। गालिबन वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस रज़ा रूमी साहब। तो हम सबसे पहले बात करें, डिबेट कर रहे हैं कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की, सूरत हाल की, लॉकडाउन की। केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की गर्दान अभी भी वही है कि लॉकडाउन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिस तरह का जारी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज किस तरह से मरहलावार लॉकडाउन खोलने की तरफ आने की बातें कर रहे हैं, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये उतनी मोहलत नहीं साबित हुई जितनी ये यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर हुई है। पिछले 6 दिन के अंदर पाकिस्तान में 24 रोजाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं। पाकिस्तान में एक महीने में औसतन 4,800 से ज्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के जरिए में। लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है। अगर हम ये जहन में बिठा लें कि हमने कोरोना से अमवात को सिफर करना है, फिर उसके लिए जो इकदाम करने पड़ेंगे इतने ज्यादा फिर मोहलक हो जाएंगे कि वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। बहुत ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन से। दोनों मौक़िफ़ आपके सामने हैं कि इन मौक़िफ़ को मद्देनजर रखते हुए, मुल्क में कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए, हम कह सकते हैं कि कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। नासिर चुगताई साहब, बताइएगा, ये इस मामले पर आप समझते हैं कि अवाम के साथ मजाक हो रहा है? एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन को मरहलावार खोलने की इजाज़त दी जा रही है। मजाक तो मुझसे आप कर रही हैं, वो भी रमज़ान के दौरान। बात ये है कि अगर लॉकडाउन हो तो वो खुलेगा ना। कहाँ है लॉकडाउन, मुझे बताइए। आमिर ज़िया साहब भी बहुत से इलाके में रहते हैं कराची के, मैं भी कराची के बहुत ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी है। और मैंने आज ट्रैफिक जाम देखा इफ्तार के बाद भी, यानी 5 बजे से पहले लोग अपने घरों को चले जाया करते थे, लेकिन आज 8 बजे तक ट्रैफिक जाम था शाह फैसल के ऊपर, नॉर्थ आज़माबाद में, यूनिवर्सिटी रोड पर, जो हमारी शाहराहें हैं बड़ी वाली, उन सब पे ट्रैफिक जाम था। तो किस लॉकडाउन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं? और कर दे, मेरा तो ख्याल ये है कि नरमी का लफ्ज़ अब इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। इसके कहते हैं कि हमने ख़त्म कर दिया, जो नाम का है लॉकडाउन है रात के कुछ घंटों में, वो कहते ख़त्म कर दिया हमने। सुबह जो पराठे वाला है बेचारा, उसको अलाउ कर दें कि वो पराठे बनाए, नाश्ता बनाए, लोगों को खिलाए, बेचारा अब वही बाकी रह गया है। क्योंकि आज तो वो शीरमाल वाला भी आ गया अब मुतालबा लेकर कि मेरी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, उसकी भी इंडस्ट्री है, वो भी तबाह हो रही है। जमाती इस्लामी वाले भी आ गए कि अगर जनाब ट्रैफिक को आप आने दें सड़कों पर, वरना हम एहतजाज करेंगे। अब जमात को भी गुस्सा आ गया। तो
तो अब जब सब लोग जमा इस तरह हो रहे हैं और फिर एक दूसरी तरफ अब जब आप कोर्ट की बात करेंगी तो मैं बात करूंगा उस पर, तो सूरत हाल ये है कि ऐसा लॉकडाउन फजूल है जो लॉकडाउन ना हो, जिसमें कोई असर ना हो। पहले 15 दिन मैं तस्लीम करता हूँ, बहुत ढंग के थे, बहुत अच्छे थे और उसका खासा रिजल्ट निकला है। तो अगर ऐसा लॉकडाउन था तो वो चलने देते, उसको भी ख़राब कर दिया, लॉकडाउन के नाम को बदनाम कर दिया। लॉकडाउन शर्माने लगा अपने आप से, बेचारा अब कहीं जाके डूब मरेगा चूल्हे पर पानी में। आमिर जी, ऐसा प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियंस हो, ड्राई क्लीनर्स हो, दूध दही वाले हों, पकौड़ों समोसे वाले हों, छोटे बड़े तनूर हों, और इसके अलावा इंडस्ट्री के हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही ऐलान कर दिया। आप नहीं समझते ये कौम के साथ मजाक है? अब किस लॉकडाउन को खोलने की बात हो रही है? मैं नहीं समझता कि कौम के साथ मजाक है, बिल्कुल मजाक नहीं हो रहा है, संजीदा बात हो रही है। बात ये है कि हम तस्वीर ये हम लोग करते हैं कि जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो या तो बेचारे बिल्कुल कहते हैं फारिकुल अक्ल हैं या वो अवाम दुश्मन हैं। हम इस प्रेमिस से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी जितना दुख दर्द हमें है अवाम का, जितना हम ख्याल रखते हैं, उनको हो सकता है उतना ही हो या उससे ज्यादा हो या कम हो, लेकिन है ऐसा भी नहीं कि उनके पास बिल्कुल ही कहते हैं ना कॉमन सेंस से उनके पास है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। दुनिया भर में लॉकडाउन और लॉकडाउन के खात्मे के हवाले से बड़ी पेचीदा बहस हो रही है। स्वीडन की हमारे सामने मिसाल है कि स्वीडन में उन्होंने मतलब लॉकडाउन नहीं किया, उसको वो एंडोर्स भी करते हैं, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हैं। जिन मुल्कों ने किया उन्हें भी कोई बहुत ज्यादा ख्वाह नताइज नहीं मिले। बात ये कि इस वबा के साथ हमें एक बहुत तवील अरसे तक रहना है, और जब हमें रहना है तो हमें अपनी आदतें बदल के रहना होगा। ये नहीं होगा कि हम एक तवील अरसे के लिए जो है अपनी इंडस्ट्री को, अपने मकानात को, दुकानों को, सड़कों को, पार्क्स को बंद कर दें, मुमकिन नहीं है। हमें ऐसा ऐसा कहते हैं ना कि जिंदगी का पहिया भी चलता रहे, मईशत का भी पहिया चलता रहे, और साथ साथ हम इस वबा से भी एक कॉन्शियस तरीके से मुकाबला कर सकें। उसका जाहिर है कि उसका हल यही है कि एहतियात की जाए, जो मेरे ख्याल में हमारी वफाकी हुकूमत भी कहती है, सिंध हुकूमत भी कहती है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इन लोगों में वो है खलीज है इनकी पैकेजिंग में, क्योंकि इनके सियासी मसाइल हैं बहुत पुराने, तो इस वजह से बहुत सारी चीजों के अंदर जो है आप देखते हो कि एक दूसरे पर जवाबी इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि इमेच्योर पॉलिटिक्स है। लेकिन इस खलीज को पाटना होगा इनको अवामी इंटरेस्ट के अंदर। एंड आई होप कि जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने तकाजा किया है कि भाई आप कर लें, एक हफ्ते में एक पॉइंट ऑफ एक्शन बना लें, तो वो बन जाना चाहिए, इनका एक रोड मैप बन जाना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता बिल्कुल कि मईशत जो है आप बिल्कुल बंद करके रख दें। आज तक मैं कराची में निकला हूँ, मैं आज घूमने, जो वर्किंग आवर्स से बिल्कुल जो जिन पे पाबंदी नहीं थी, बैंक्स खुले हुए थे, कुछ चीजें खुली थी जो शहर रोजमर्रा की होती हैं, सुपर स्टोर, जनरल स्टोर से, लेकिन बहुत सारी दुकानें बंद थी। ट्रैफिक कराची का हमें पता है कि जो यहाँ पर एक इज़्दिहाम होता है, ऐसा नहीं होता। अब आप अगर जो रास्ता मैं आधे घंटे में तय करता था, जब लॉकडाउन बहुत कहते हैं ना सख्ती से अमल हो रहा होता है, हम 7 मिनट में करते हैं, आज वो 15-18 मिनट में हो रहा था। तो बात ये कि फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल मजाक किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या सुबह उसने वफाकी हुकूमत ने जो इन्होंने कहा। और अब जो जिन महकमों को खोलने की बात कर रहे हैं, जिन खुदा आपका भला इंडस्ट्रीज को खोलने की बात कर रहे हैं, वो कुछ SOPs के तहत कर रहे हैं। और ज़ाहिर उस SOPs में हमारी है, क्योंकि आपको पता है कानून शिकनी की हमें काफी आदत भी है और हम बात सुनते भी नहीं, तो बात जगह पे गवर्नमेंट को असर्ट करना पड़ेगा, बात जगह पे लोग ताउन करेंगे, जहाँ ताउन करेंगे बहुत अच्छी बात है, जहाँ नहीं करेंगे मतलब जब तक वैक्सीन नहीं आती हमें इसका किसी न किसी तरीके से यूज टू होना पड़ेगा, आदी होना पड़ेगा। जिंदगी और कोरोना साथ साथ ही ये जो है ना, मैं फिर आखिरी जुमला कि भाई मजाक नहीं हो रहा, संजीदा जिंदगी और मौत का सवाल है। आम आदमी का भी, ख्वास का भी, सब लोग इससे सफर कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक, तो मजाक बिल्कुल नहीं हो रहा है। जी अमीर, फ्रंट फुट पर लड़ने वाले सिपाही के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले डॉक्टर्स आते हैं। कराची में आज जो सुबह खबर आई वो किसी तौर पर भी अच्छी नहीं थी, यकीनी तौर पर हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, और अब तक देखा जाए तो 2 डॉक्टर्स जान से जा चुके हैं। देखिए, जो दूसरी बड़ी आलमी वबा थी दुनिया में जब आई, उसको कहा जाता है ब्लैक डेथ, काली मौत। ये ब्लैक डेथ जो है ये 1348 में दुनिया में सबसे पहली बार हमलावर हुई, जो ताउन की वबा भी जिसको कहते हैं, और ये 1352 तक 4 साल तक ये दुनिया में इसका असर रहा। 1352 में ये ख़त्म तो हो गई, लेकिन 1352 से लेकर 1855 तक तकरीबन 400 साल से ज़्यादा अरसे तक, 1855 में तीसरी बड़ी आलमी वबा दुनिया में आई, लेकिन 1352 से लेकर 1855 तक तकरीबन 400 साल से ज़्यादा अरसे तक इसके आफ्टर शॉक्स आते रहे। ये बार बार आके दुनिया को कचोके लगाती रही मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे 1655 में द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन जिसको कहा जाता है, जहां 1 लाख लोग सफा हस्ती से मिट गए थे सिर्फ इंग्लैंड के अंदर।
तो मुख्तलिफ इलाकों में आती रही। इसी तरह ये जो वबा इस वक्त है, हमें अब इस वबा के साथ जीना होगा। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि अब हमें इस रियलिटी को तस्लीम करना होगा कि ये वबा दुनिया में आ चुकी है और ये वबा मुस्तकबिल करीब में नहीं जाने वाली। और डॉक्टर फॉसी, एंथनी फॉसी जो हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है ये सीजनल वायरस बन जाए, यानी जैसे डेंगू या और कुछ वबाएं हर साल आती हैं अपने अपने मौसम के एतबार से, तो ये खुदा ना खास्ता अब सीजनल वबा के तौर पर हर साल भी आ सकती है और ये कब तक रह सकती है कुछ नहीं कह सकती। लिहाजा मैं अपने पहले मौक़िफ़ पर आज भी कायम हूं, जो हमेशा आपके प्रोग्राम में कहा कि शुरू में हमें कर्फ्यू कह लें या सख्त या कंप्लीट शटडाउन लॉकडाउन कह लें, वो होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। अब हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। अब जो इमरान खान कह रहे हैं मैं बिल्कुल उसके साथ एग्री करता हूं कि अब आपको इस पार्शल लॉकडाउन के साथ अपने कारोबारी ज़िंदगी को चलाना होगा, क्योंकि स्पेन में इस वक्त जो है वो लॉकडाउन में नरमी आ चुकी है, फ्रांस में आ चुकी है, अमेरिका के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट और कुछ रियासतों के गवर्नर्स के दरमियान ये जंग शुरू हो गई। गवर्नर्स कह रहे थे कि लॉकडाउन में नरमी नहीं होनी चाहिए, ट्रंप कह रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी करें क्योंकि हमें मुल्क को चलाना भी है। तो अब ये पूरी दुनिया में, ये सिर्फ इमरान खान नहीं कह रहा जिसको आपने मजाक कही, इमरान खान नहीं, ये पूरी दुनिया के अंदर ये बहस शुरू हो गई है कि अब हमने चूंकि इसी के साथ सर्वाइव करना है, को एग्जिस्ट करना है हमने, तो अब हमें जिंदगी का पहिया, मईशत का पहिया चलाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको मजाक कहा जा सकता है। हाँ, एहतियाती तदाबीर अब आपको इख्तियार करना होगी। जिंदगी का रंग तब्दील हो चुका है, वो कोरोना के मुताबिक ढालना होगा। रस्म और रिवाज हो, रिवायात हो, त्यौहार हो, इबादत हो, ये सब कुछ ढालना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी बिल्कुल जामिद हो जाए, जिंदगी को चलाना पड़ेगा। मोना, चीन जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई, आज वहां से खबर आई कि वहां पर पहला फैशन शो हुआ। गो के वहां पर ऑडियंस मौजूद नहीं थी, अवाम मौजूद नहीं थे, लेकिन शुरू हो चुका है ये सब कुछ। एक सच्चाई हमें तस्लीम करनी चाहिए और ये इससे आंखें नहीं चुरानी चाहिए कि ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक बात नहीं है कि लॉकडाउन ईज़ हो रहे हैं, दुनिया भर में लॉकडाउन ईज़ हो रहे हैं, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। चीन में तो बल्कि जहाँ से इसका आगाज़ हुआ था वहाँ पर स्कूल्स भी, आपने आज शायद एक फुटेज देखी होगी, इट्स रादर क्यूट फुटेज कि वो बच्चों ने बड़े क्यूट किस्म के मास्क पहने हुए हैं और वो सैनिटाइज हो के क्लासेस में बैठ रहे हैं और एक उन्होंने डिस्टेंस अपने आपस में मेंटेन किया हुआ है। वहाँ पर भी स्कूल्स खुल गए। ताइवान में, फिर ताइवान तो खैर एक अलग मिसाल है, मेरा ख्याल है उसको बाद में शायद देखना चाहिए। थाईलैंड में, साउथ कोरिया में, मलेशिया में, ये तमाम वो हमारे आस पास के इलाके हैं या ममालिक हैं जहाँ पर ईज़ हो गया है लॉकडाउन। न्यूयॉर्क में जहाँ पर बहुत बुरा हाल है और एक एपिसेंटर कहा जा रहा था कि वुहान के बाद जब यूरोप बना, यूरोप के बाद न्यूयॉर्क बना था अगला एपिसेंटर वो कोरोना वायरस का, वहाँ पर भी एक ईजिंग नज़र आ रही है लॉकडाउन में। और इस हद तक हुआ था अमेरिका में कि कुछ बीचेस भी खोल दिए गए थे अब से पिछले कुछ दिनों पहले। तो ये चीज़ें एक ग्लोबल फिनोमिनन है, हो रही हैं। तमाम लोग ये इसके ऊपर आमादा हैं कि ये हमें शायद लॉकडाउन ईज़ करना पड़ेगा और ये एक नया लाइफस्टाइल है जिससे हमने अडेप्ट करना पड़ेगा। ये एक सच्चाई है और पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन एक और सच्चाई ये भी है कि केसेस भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं। क्या ये तमाम ममालिक जो इस वक्त लॉकडाउन ईज़ कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपना वो जो फ्लैट कर्व था जिसको कहते थे आप अचीव कर लें उसके बाद आप नरमी करें लॉकडाउन में, क्या इन तमाम ममालिक ने वो फ्लैट कर्व अचीव किया था? इसका जवाब नफ़ी में है। पाकिस्तान के लिए भी इसका जवाब नफ़ी में है। बल्कि रादर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे यहाँ तो हाईएस्ट जो एवर रिकॉर्डेड केसेस हैं वो भी पिछले गुज़िश्ता रोज़ हमें नज़र आए हैं कि हाईएस्ट एवर केसेस एवर रिपोर्टेड इन अ डे वो भी पाकिस्तान में इमर्ज हुए हैं जब से हमने कुछ हद तक ये लॉकडाउन ईज़ किया है। और अब तो ये बात गलत नहीं होगी कि लॉकडाउन ईज़ भी अब हमने क्या करना है, अब तो लॉकडाउन पे उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, क्योंकि जो भी SOPs हैं ख्वाह वो कम भी हों लेकिन एटलीस्ट उन पर अमल दरामद तो हो ना, उन पे भी उस तरह से मनोअन अमल दरामद नहीं है जो उस वक्त शुरू में हमें एक सख्ती नज़र आती थी, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये भी एक बात देखने वाली है। मेरा ख्याल है बेहतरीन एग्जाम्पल अगर इफ़ वी गो बाय दिस तो ताइवान की है, इसलिए मैं कह रही थी इसका शायद तस्करा हम आखिर में करें, क्योंकि ताइवान ने बग़ैर किसी लॉकडाउन के वाहिद दुनिया के कुछ ममालिक में से एक है जहां पर सिर्फ 6 अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से और सिर्फ 450 के तकरीबन केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना वायरस बगैर लॉकडाउन की वजह से। उसका सिर्फ एक जो वाहिद मैकेनिज्म था जो इन्होंने इसके खिलाफ तश्कील दिया था वो ये था कि सेल्फ डिसिप्लिन उन्होंने किया, खुद से अपने आप को डिसिप्लिन करके समाजी फासलों को यकीनी बनाया, क्लेanलीनेस को यकीनी बनाया। मतलब कि हमें मामूलाती जिंदगी बहाल करना होंगे लेकिन एहतियात के साथ। और सिर्फ मुझे एक बात का इस पे जवाब चाहिए जो हुकूमत इस वक्त कर रही है, बगैर फ्लैट करे कर्व को अगर हमने लॉकडाउन ईज कर दिया है जितना भी था उसकी बहुत सारी मुहर्रकात हो सकती हैं। आज भी वजीर आज़म इमरान खान ने ये बात की है कि अगर लोगों ने एहतियात नहीं की हमें वापस करना पड़ेगा लॉकडाउन, लेकिन हम वापस अगर कर लेंगे लॉकडाउन तो क्या सिचुएशन हमारे हाथों से
हमारे हाथों में होगी या फिर हमारे कंट्रोल से बाहर निकल चुकी होगी? इसका जवाब मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह तौर पर हुकूमत से चाहिए। चलें, यही सवाल कुछ हमारा भी था कि अगर वाकई हुकूमत एक फैसला ले लेती है तो आने वाले दिनों में इसकी जिम्मेदारी भी क्या वो खुद ही कबूल करेगी या फिर मजाक कह के जान छुड़ाएगी? रज़ा रोमी साहब बताया कि सिचुएशन आपके सामने है, मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान, दूसरी तरफ असद उमर कह रहे हैं कि दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं। ये मजाक है या ठीक है स्ट्रेटेजी जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अब सामने लाई जा रही है? देखिए, बात यह है कि मजाक तो नहीं है, जाहिरी बात है वो इस वक्त जिम्मेदारी है उनके ऊपर और एक क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में। लेकिन यहाँ पर 2-3 सवालात जो हैं वो बहुत अहम हैं और वो ये है कि ये कौन से लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन में तो नरमी पहले ही आ चुकी है और अभी भी फरमा रहे थे NBC भी कह रहे थे और भी दीगर जो मीडिया में ये सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है कि ट्रैफिक भी रवा दवा है और कारोबार भी काफी हद तक आहिस्ता आहिस्ता खुल चुके हुए हैं और काफी सारी ऐसी जो गाइडलाइंस भी थी वो भी फॉलो नहीं हो रही। तो फिर ये तो लॉकडाउन तो नहीं है ना, ये जो बयान है ये बहुत ही मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि पहले ही पार्शियल लॉकडाउन है और अगर आपने बिल्कुल ही उसको जो खोलने का इरादा है यानी कि बिल्कुल नॉर्मल सी की तरफ जाना है, तो फिर वो एक पॉलिसी को लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये कह देना चाहिए कि भाई हम मईशत की वजह से और जो लोगों को तकलीफ हो सकती हैं ख़ुसूसन गरीब तबके को, इसके लिए हम ये लॉकडाउन का फैसला जो है वापस कर रहे हैं इसके, लेकिन आप ये हिदायत हैं इन पर अमल करें और मैस टेस्टिंग का बंदोबस्त करें। जहां तक आदाद शुमार का ताल्लुक है, देखिए जनूबी एशिया वो खिता है जहां पर दुनिया में सबसे कम टेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, और इसलिए यहाँ पर हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल इस वक्त है कि ये कर्व फ्लैटन हो गया है या केसेस कम हो गए हैं, क्योंकि 1% जो है आबादी उसका भी मुकम्मल तौर पर टेस्ट नहीं हुआ। अब ये तो आने वाले हफ्तों और महीनों में पता लगेगा कि किस हद तक ये वबा एक्चुअली में फैली हुई है और टेस्टिंग फैसिलिटी कितनी बढ़ती है चारों सूबों में, क्योंकि पिछले हफ्ते की तो यही इतलात थी कि पंजाब में टेस्टिंग कम हो गई है और वो भी एक बिल्कुल ठीक चीज नहीं है। अभी ये जिक्र करी थी मोना ताइवान का, देखिए ताइवान की और जनूबी कोरिया की जो कामयाब पॉलिसियां हैं जहां पे उन्होंने लॉकडाउन किए बगैर इस वबा का मुकाबला किया है, उसमें 2 चीजों को बुनियादी हैसियत थी। नंबर 1 मैस टेस्टिंग और नंबर 2 ये कि उन्होंने लोगों को बार बार एजुकेट किया और मास्क पहनने को जो है वो रागिब किया उसकी तरफ, और वो मास्क जो थे वो मुहैया भी किए प्राइवेट सेक्टर की मदद से। तो अगर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म और उनकी टीम लॉकडाउन नहीं करना चाहते, चलिए ये उनकी पॉलिसी है और उसके नुकसानात अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हिफाजती तदाबीर जो है वो भी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सोच कर ये लॉकडाउन को नरम करने के हवाले से बात की, जिस ऐलान का वो जिक्र करें, वी विश के आने वाले दिनों में उसके मुस्बत नताइज हमें मिले। वेरी शॉर्ट कमेंट NBC, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मुझे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि अदालतमिक रिमार्क्स आए आज जी कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, बस इजाजत दें मैं, क्योंकि मेरा अगला सेगमेंट भी इसी पर है। मैं रज़ा रोमी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से सेगमेंट कंक्लूड करूंगी कि पाकिस्तान में बसने वाले इतने मुझे इतने कहना था। हाँ, 22 करोड़ आवाम से सिर्फ 1% लोगों के टेस्ट अभी हो पाए हैं और उसी में हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर रहे हैं कि हम लॉकडाउन खोल देंगे आने वाले दिनों में, इसे मजीद नरम कर दिया जाएगा। तो यकीनी तौर पर इसमें संजीदगी नजर नहीं आ रही। 22 करोड़ के टेस्ट हो नहीं सकते, टेस्ट उनके होते हैं जो सस्पेक्टेड होते हैं, कोई वजह होती है, जिसकी हिस्ट्री होती है। आप इस तरह नहीं करते कि बिला दुकान सबके टेस्ट शुरू कर देंगे, आप उनके कर रहे होते हैं कि जो लोग मुल्क से बाहर से। देखिए आमिर जैसा आप एक फिर नई बहस शुरू कर रहे हैं और यही टेस्ट सड़कों पर लोगों को रोक कर होते हैं। जरूरत है टेस्ट की, सिम्टम है आप में। आमिर साहब, टेस्ट प्रिवेंटिव क्योर में आता है। आप टेस्ट आप चाहते हैं कि लोगों को वायरस हो जाए, अच्छी तरह से वायरस उसको निकल ले और वो बिल्कुल कैरियर बन जाए और फिर वो दूसरों को वायरस ट्रांसमिट करना शुरू कर दे, उसके बाद आप टेस्ट करवाएंगे। फिर टेस्ट करवाने की जरूरत क्या? टेस्ट तो प्रिवेंटिव केयर का नाम है सर। अगर प्रिवेंटिव केयर नहीं होगा, पहले मरीज हो जाए फिर टेस्ट होगा। नहीं है, मेरी बात सुन ले। बात ये है कि जो हुकूमत नहीं आमिर साहब, आप दानिश्वर आदमी हैं, ऐसी बात आपसे अच्छी लगती। दानिश्वरी मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हुकूमत सिंध का फैसला क्या है।
हुकूमत सिंध कहती है कि जी हम उन लोगों के टेस्ट करेंगे कि जिनमें कोई सिम्टम होगा, कोई अगर मतलब है तबलीगी जमात का होगा, है ताफ्तान से आया होगा, कोई उसकी ट्रैवल। लेकिन यहाँ तो बगैर सिम्टम्स वालों को भी कोरोना हो रहा है। बता रहा हूँ कि जो हो रहा है बगैर सिम्टम्स वालों में भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उनका भी। सही गनी के पास उसको सिम्टम नहीं था भाई, सकते हैं। सईद गनी के पास तो सिम्टम नहीं था। मैं बता रहा हूँ कि हुकूमत कर क्या रही है। हम तो आपको ये अर्ज कर रहे हैं ना, अब आप उसमें ये बात नहीं कि जी सबके होने चाहिए। अगर हुकूमत कर रही है ना, चलिए हुकूमत की कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। आमिर ज़िया साहब, उस पर आप अपना कमेंट दोबारा ऐड कर दीजिएगा। आमिर ज़िया भाईजान, चलिए एनबीसी इजाजत दीजिए मुझे आगे बढ़ने की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए विफाक को यकसा पॉलिसी मुरतब करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। अब कोरोना अस्कुद नोटिस केस की समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि अगर यकसा पॉलिसी न बनी तो अदालत उमूरी हुक्म जारी कर सकती है, लिहाजा के विफाक और सूबे कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1 हफ्ते में यकसा पॉलिसी बना सकेंगे। आमिर ज़िया साहब, आप इसे आगाज कर रही हूँ, किट्स की सप्लाई, फेस मास्क की फराहमी, अच्छा घूम फिर कर 18वीं तरमीम का मामला आ जाता है, लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी, उस पर सियासी चपकलिच रहती है, एक दूसरे पर सियासी जुमलाबाजी होती रहती है। ये लोग मिलकर विफाक और सूबे 1 पॉइंट एजेंडे पर आ सकेंगे? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। देखिए आना चाहिए इनको। अगर आप डिस्कोर्स सुने इमरान खान साहब का, मैं इस प्रेमिस से बात शुरू करता हूँ कि इमरान खान या वफाकी हुकूमत नहीं चाहेगी कि वबा जो है तेजी के साथ पूरे मुल्क में फैल जाए, हर आदमी उसका शिकार हो। यकीनन ये हुकूमत की ख्वाहिश मंशा नहीं हो सकती। उसी तरह हुकूमत सिंध की ये मंशा और ख्वाहिश नहीं हो सकती कि लोगों का कारोबार बर्बाद हो जाए, यहाँ पे रिस्क रोजगार का मसला हो जाए और लोग फाका कशी पे मजबूर हो जाएं। तो मेरे ख्याल में फारिकुल अकल ना हुकूमत सिंध है, ना फारिकुल अकल जो है वो वफाकी हुकूमत है। इनको कोई मिड पर आना चाहिए और आ जाएंगे। और बड़ी हद तक जो वज़ीर आला सिंध से मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 1 माह में जब से क्राइसिस शुरू हुआ है, 2-3 उन्होंने सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन रखी हैं, उसमें उन्होंने 12 का उनके वफाकी हुकूमत जो है अगर एक हमें गाइडलाइन दे देती है, उनका इसरार ये है हुकूमत सिंध का भी कि जी एक बयानिया होना चाहिए पूरे मुल्क में। ये ना हो कि कॉन्फ्लिक्टिंग, उनको शिकायत ये कि जी हम एक मीटिंग एनसीसी की मीटिंग में एक चीज तय करते हैं, फिर जब बाहर निकलते हैं तो जनाब उसके मुतजाद कोई बयान आ जाता है। तो जोर इस बात पर है कि उन्होंने कहा कि जी अगर वफाकी हुकूमत कोई भी फैसला कर ले, हम उसको मनोवन जो है उस पर वो करेंगे, अमल दरामद करेंगे। बात होती कंसेंसस बिल्डिंग की। मेरे ख्याल में जब इतने हालात नाजुक हो, इतना बड़ा चैलेंज हो, तो ये चीज ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल में पैकेजिंग का फर्क हो रहा है। जो इन दोनों हुकूमतों का मसला है वो ये है कि जी किस तरह से अपनी बात को रखना है। इमरान खान का जोर इस बात पर होता है कि जी जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, हमारे गरीब लोग हैं, उनका क्या होगा। और हमारे यहाँ एक तबका जो है वो फौरन लॉकडाउन की हिमायत में बड़ा जोरों शोर से बात करता है। और ज़ाहिर वो तबका वो है कि जो जरा जिसको इमरान खान एलीट कहते हैं, जिसके घर में डीप फ्रीजर भी है, वो पूरा दिन नेटफ्लिक्स देख के अपना वक्त गुजार सकता है, वो एक वक्त 3-4 महीने की शॉपिंग कर सकता है, उन लोगों को कोई मुतासिर नहीं होता। लेकिन एक आम आदमी के उससे पूछे दिल से कि जिसका कारोबार हयात बिल्कुल मुंजमद हो गया, और हो गया है कराची में, हमने तो देखा है, दुकानें बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, बड़े बड़े जो प्रोडक्शन वो थे यूनिट्स वो बंद हैं, तो उसमें उनकी ख्वाहिश होगी कि भाई कारोबार चले। जो सरमायाकार है उसी वक्त तो देगा तनख्वाहें कि जब उसके पास जो है पैसा रोलिंग में होगा। अगर जो है पैसा की वो खत्म हो जाती है, रोलिंग खत्म हो जाती है, तो आप कैसे तनख्वाहें देंगे लोगों को? ये सारे इश्यूज हैं। आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि दोनों को आना चाहिए, एक पेज पर आना चाहिए, यकसा पॉलिसी बनानी चाहिए। मेरा सवाल यहाँ पर है कि बना सकेंगे? आना तो चाहिए, वो आपकी मंशा है। बना सकेंगे। अच्छा ठीक है। मेरी जो नाक़िस राय है वो यही है कि बना लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। पॉलिटिक्स होती रहेगी, जुमलेबाजी भी होगी, शिकायतें भी होंगी, लेकिन आ जाएंगे, बना लेंगे एक स्ट्रेटेजी। एनबीसी देखिए, आमिर ज़िया साहब ने कहा नाक़िस राय, इनकी नाक़िस राय कभी नहीं होती, इस पर मैं एहतजाज करता हूँ। इनकी इंतहाई फ़ायदेमंद राय होती है। आज मैं जो सुप्रीम कोर्ट देख रहा था, तो अगर मैं अखबार में होता तो आज मैं कम से कम 4 या 5 हेडलाइंस लगा रहा होता। 6 कॉलम, 7 कॉलम, एक 8 कॉलम का बैनर होता, लॉ नीचे लगाता मैं, और चीफ जस्टिस के तबसरे और जजों के रिमार्क्स, ये सब हेडलाइन में होते। मैं काउंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक जुमला जो बहुत ताकतवर है, जो आया है बेंच की तरफ से, हमें पता है कौन किससे बात नहीं करना चाहता। ये अना का मसला है, ये तकब्बुर का मसला है, कोट अनकोट। अब इस जुमले के बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पहले प्राइम मिनिस्टर ने दौरा सिंध मुलतवी किया,
फिर प्रेसिडेंट ने दौरा सिंध मुलतवी किया, दौरा वज़ीर आला हाउस मुलतवी किया। उसके बाद एक लश्कर आया, उसने हमला किया, और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे आए, उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। तो मामला तो वहीं ख़राब होना शुरू हुए थे। मामला वहाँ बेहतर था, बेहतरीन था। बिल्कुल सही कहा आमिर शाह साहब ने कि जब बिलावल भुट्टो ने कहा आप हमारे लीडर हैं, हमको आप लीड करें, आप यकसां पॉलिसी दें और आप हमें बताएं कि क्या करना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सूबों के बारे में बात की है कि सूबे किस तरह वफाकी इदारों का नस्ब नस्क बंद कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कोशिश की समझा बताने की कि ये एक कमेटी होती है, वो फैसला करती है और ये फैसले इत्तफाक राय से होते हैं। 2-3 बार, फिर एक बार अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा कि ये मामलात सियासी क़यादत पर छोड़ देने चाहिए। तो उस पर काजी अमीन ने कहा कि हम ये भी ना पूछें कि कितने लोग मर गए। ये बात बहुत अच्छी आज समाअत हुई। जो गाइडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये जो आपने कही कि 1 हफ्ते में इस मसले को हल कर लिया जाए, वरना हम अपना फैसला देने पर मजबूर होंगे। तो बताइए ना, एनडीसी हो जाएगा ये एक हफ्ते में ये मसला हल? मेरा ख्याल है ये कोई मसला ही नहीं है, ये कोई मसला ऐसा है ही नहीं कि हल ना हो। आप जो कमेटी में फैसला कर रहे हैं उस पर अमल कर लें। जो कमेटी में फैसला कर रहे हैं उस पर अमल कर लें, मसला हल हो गया। जाके सुप्रीम कोर्ट को कह दें कि ये पॉलिसी है हमारी। अच्छा मोना, आज की जो केस की समाअत हुई उसमें एक जुमले ने मुझे भी बड़ा मुतासिर किया, वो ये था कि फेस मास्क हमें पता है थोक में 2 रुपए का मिलता है, ये अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? नाउ कम टू द पॉइंट कि 1 हफ्ते के अंदर एक पॉलिसी बना सकेंगे ये लोग? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नोटवर्दी एक कमेंट था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जितने पैसे लग रहे हैं वो सिर्फ कागजात में लग रहे हैं, अमली तौर पे नज़र नहीं आ रहे हैं। वाकई इस चीज़ का पता लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो तिब्बी सहूलियात बहुत ही पार एक्सीलेंस होनी चाहिए, जितने इसमें हम लोग फाइनेंसेस लगा रहे हैं या जितनी हमें दीगर भी जगहों से मदद हासिल हुई है। खैर, टॉकिंग अबाउट के एक पेज पे आएंगे या नहीं आएंगे, देखें एक तो बात यह है कि एक तो मीडिया कंजम्पशन के लिए, मेरी और आपकी कंजम्पशन के लिए, हम सब की कंजम्पशन के लिए एक परसेप्शन है जो कि दिया जाता है कि सख्त इख्तिलाफात हैं, बिल्कुल नहीं बन रही। 18वीं तरमीम को एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप इसको ख़त्म कर दें, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, हम हर हाल में ओवर आर डेड बॉडीज हम इसके लिए इसके दिफा पे लड़ेंगे। फिर वो लोकस का टिड्डी दल का हमला आपने देखा है, वो एक नया कोरोना वायरस इनके लिए पार्ट 2 बनकर सामने आ गया है। वो भी इसमें इनको समझ नहीं आ रही कि वो आया वफाकी डोमेन है या प्रोविंशियल डोमेन है, और वो टिड्डी दल उसी तरह से हमारे क्रॉप्स को तबाह बर्बाद कर रहा है। लॉकडाउन ईज करने पे भी कहते हैं, एक वो कहते हैं कि नहीं हम तो सख्त खिलाफ है, एटलीस्ट जो परसेप्शन देते हैं वो यही है कि हम सख्त खिलाफ हैं। सिंध हुकूमत कहती है कि हम सख्त खिलाफ हैं लॉकडाउन ईज करने के, लेकिन वफाकी हुकूमत तो बाकायदा इस पर बड़ी एडवोकेट है, एडमेंट है कि हमने हर हाल में ईजिंग करनी है। ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो मेरा ये ख्याल है कि इतना एज सच इनके बीच में रिफ्ट नहीं है। ये मीडिया कंजम्पशन के लिए ज़रूर रिफ्ट है, कुछ दोनों एतराफ़ से कुछ इस किस्म के उनके बड़े ओवर एंथुजियास्टिक किस्म के दोनों के लोग हैं जो एक दूसरे पे सख्त जुमले कसते हैं और बड़ी बयानबाजी, मीडिया कंजम्पशन फिर सुर्खियों का हिस्सा बनते हैं और फिर एक बड़ा एक अलग एक गिमिक शुरू हो जाती है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो मुझे इख्तिलाफ नज़र नहीं आता। असल में आप देखें हो क्या रहा है, सिंध में भी तो लॉकडाउन ईज हो रहा है, कहते तो वो लोग यही है कि हम लोग लॉकडाउन ईज करने के खिलाफ हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड तो बिल्कुल लॉकडाउन ईज हो रहा है। तो मुझे तो यहाँ पर इनकी बड़ी हारमोनी नजर आती है और शायद ये लोग एक पेज पर हैं। हाँ, अलबत्ता मैं एक बात से जरूर अग्री करूंगी कि वो परसेप्शन ये चीज नहीं देना चाहते। अगर इसी तरह से उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेशर है वो रहा तो ये हो सकता है कि वो उस परसेप्शन को भी वही कर लें जो ऑन ग्राउंड है और कहें कि नहीं वाकई हम लोग तो तमाम एक पेज पर हैं। एक बात को मैं एंडोर्स करना चाहूंगी, अगर तमाम चीजें खुल गई हैं, नादरा के ऑफिसेस तक खुल गए हैं और वहां पर जिस किस्म की कयामत बर्पा हुई और जो धज्जियां उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की, वो सब फुटेजेस में नुमाया तौर पर नजर आ रही हैं। बात यह है तो फिर पार्लियामेंट भी खोल दें, कोई डिस्टेंस से सारे पार्लियामेंट वाले भी एक साथ बैठ जाएं। जो ये स्टैंडिंग कमिटीज हैं पार्लियामेंट की, ये फंक्शन नहीं कर रही, वो किसी वीडियो लिंक के जरिए भी फंक्शन कर सकती हैं। बहुत कुछ हो सकता है होने को तो, और उनके अंडर बड़े अहम मामलात आते हैं जो इस वक्त स्टेलमेट का शिकार है। और मुझे लगता है कि ये जो एक फोरम है, बड़ा अहम फोरम है किसी तरह से हम आहंगी बढ़ाने का और परसेप्शन एटलीस्ट दुरुस्त करने का, तो ये भी खोल दें, फिर इसमें क्या कबाहत है। अमीर मोना ने जैसे कि अभी कहा कि एक तरफ सिंध कहता है कि हम मुखालिफत में हैं लॉकडाउन खोलने की, दूसरी तरफ नरमी भी बढ़ती जा रही है। हम कह सकते हैं चाहे सूबा हो या विफाक को, हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और है। 1 पॉइंट एजेंडे पर आते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए ज़रियाब, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है।
इधर से अली जैदी हो, फैसल वाडा हो, ये कोई कसर नहीं छोड़ते जब ये कराची जाते हैं। और उधर से बिलावल बड़ी ज़बरदस्त सियासत कर रहे हैं। टिपिकल थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिशियन जो होता है ना, बिलावल माशाल्लाह वो बन रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं इमरान खान मेरा वज़ीर आज़म है, दूसरी तरफ वो कहते हैं अगर इससे काम नहीं होता तो घर चला जाए, इस्तीफा क्यों नहीं देता, कोई और वज़ीर आज़म ले आए। पूरी तरह से स्कोर सेटलिंग हो रही है, यानी जिसे कहते हैं ना भिगो के मारना मुखालिफ को। इनका बस नहीं चल रहा कि ये किस तरह पीपल्स पार्टी इमरान खान और उसकी हुकूमत को बुलडोज कर दे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने कोई गलत बात अब तक किसी के खिलाफ नहीं की है। उन्होंने किसी पार्टी लीडर का नाम लेके कोरोना के ऊपर कोई बात नहीं की। उनके नीचे लोग जरूर बात कर रहे हैं, जैसे फिरदौस आशिक अवान साहबा, उनसे तो उन्होंने तो यानी जिस तरह आप हर घंटे के बाद, वो जब तक वो थी माशाल्लाह, वो हर घंटे के बाद टीवी पर आती थी और वो पूरा हिसाब बराबर कर देती थी पीपल्स पार्टी के साथ। जब से शिबली फराज आए हैं तो कुछ 3-4 दिन से सुकून हमें नजर आ रहा है, ठहराव है, लेकिन उन्होंने तो ऐसा एक इज़्तिराब पैदा कर रखा था। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का है तो आप देखें ये अफसोसनाक है कि सुप्रीम कोर्ट अब हंटर उठा के इन दोनों को, जैसे वो चरवाहा जो है वो अपने रेवड़ को हाँकता है, ये शर्म और अफसोस का मकाम है हमारे लिए कि ये एक नागहानी आफत है। इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है और तबाही के दहाने पे खड़े हैं लोग, लेकिन ये दोनों हुकूमतें, दोनों जमातें ये गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही हैं। जो तकब्बुर और अना की बात है वो बिल्कुल इमरान खान साहब के अंदर मौजूद है और कूट कर भरी हुई है इमरान खान साहब के अंदर। क्या फर्क पड़ जाता आप भाई हुज्जत तमाम करने के लिए ही सही, माना कि पीपल्स पार्टी की बहुत बैड गवर्नेंस है सिंध के अंदर, माना कि पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है आपके साथ, लेकिन आप हुज्जत तमाम करने के लिए ही सही, कम से कम उनको साथ बैठा के। तो अमीर, वो अभी आपने जिस हंटर का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट के डंडे की बात की, वो असर दिखाएगा अब इस समाअत के बाद? अब तो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अब तो इनको बादल खास्ता बैठना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, हंटर है करना पड़ेगा ये। सही। रज़ा रोमी साहब, आपकी ओपिनियन क्या है भाई? यकसा पॉलिसी बना सकेंगे विफाक और सूबे? देखिए, बात यह है कि ये यकसा पॉलिसी के ऊपर तो यही तो 1 महीने बल्कि 6 हफ्ते से यही तो बात हो रही है कि यकसा पॉलिसी क्यों नहीं है और जो एक कौमी पॉलिसी होनी चाहिए वो उसका फुकदान क्यों है। पहले भी जो लॉकडाउन का सो कॉल्ड लॉकडाउन का फैसला हुआ था वो भी सूबों ने खुद से किया और आपको याद है कि उसमें फिर ISPR के नुमाइंदे ने, DG ISPR ने जो है वो ऐलान किया कि वो सूबों का साथ देंगे और जो उनकी मदद उनकी होगी वो जो वो मांगेंगे मदद करेंगे उनकी। तो बात यह है कि उस वक्त भी हमें इस चीज़ का बड़े वाज़े तौर पे जो है एहसास हो गया था और दिखाई दे रहा था कि किसी किस्म का कंसेंसस नहीं है और वो सूबे एक के बाद दूसरों ने वो किया। अब ये मैं इससे पहले कि आपकी ये इस बात का जवाब दूं, इस सवाल का, जो पहले बात हो रही थी, आमिर ज़िया साहब ने कहा कि वो अशराफियां जो है जिनके घर में डीप फ्रीजर है, नेटफ्लिक्स देखते हैं तो वो उनको सूट करता है। भाई बात ये है कि ये तो इस कमेटी जो है, जो नेशनल कोऑर्डिनेशन का बनी हुई है कमेटी, ये तो लॉकडाउन उन्होंने जो है रेकमेंड किए थे, तो वो भी फिर क्या इमरान खान साहब उसी कमेटी को अशराफिया कह रहे हैं जिसके कि मेंबरान उनके अपने वुज़रा हैं और जिसका कि वो खुद भी हिस्सा है बाय डिंट ऑफ बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो बात यह है कि ये सारी सियासत है और ये सियासी बयानात है, शोबदाबाजी है और हर तरफ से। सिर्फ इमरान खान साहब ने सिंध गवर्नमेंट का भी बिलावल का जिक्र कर दिया अमीर ने, और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि वो लोग भी इससे सियासी फायदा उठा रहे हैं, मगर ये मत भूलिए कि उन्होंने बारहा इस बात को कहा है कि आप हमें कोई पॉलिसी दीजिए, फेडरल लेवल पर इसको फैसला कीजिए कि इसके आगे कैसे बढ़ना है, और वो नहीं हो रहा। पता नहीं उसमें अना का मसला है या उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही या हुकूमत की कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो सारे लोगों को एक पेज पर ले आए, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि अब एक नेशनल कोऑर्डिनेशन जो है वो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, रोजाना इसकी मुलाकात भी होती है, इसकी रिलीजेस भी आती है, मीडिया से बात भी होती है। इसके अलावा हुकूमती कंपैटिबिलिटी तो हमें नजर नहीं आई पिछले 40 रोज से। यही बात, मेरा मामला भी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो अहकामात आ गए अब ये सारे आ जाएंगे वन टेबल, एक पॉइंट एजेंडा। वेरी शॉर्ट, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। उनको आना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। एक कमेंट कर दूं अगर आप सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट का हुक्म भी है देखिए, और इस वक्त मुल्क की जरूरत है कि एक इत्तेहाद हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर अपने हेल्थ मिनिस्टर को, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, अपने प्लानिंग के मिनिस्टर को, मोहित यूसुफ को और एनडीएमए के चेयरमैन को साथ बिठा के हफ्ते में 1 दफा 2 दफा मीडिया को ब्रीफ करते हैं, क्या ही अच्छा होता अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ एक तरफ जो है वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बैठे हुए होते, एक तरफ चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हुए होते, बाकी सूबों के तो चले उनके अपने सही, कम से कम इन दो को साथ बिठा लेते तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। प्राइम मिनिस्टर की जिद है, हमें मानना पड़ेगा, और उनकी जिद ये सारे मसाइल पैदा करती है। उसमें तक सस्टेन नहीं कर पाए थे ये लोग, एक एक करके उठ के चले गए थे जब पीएम ने शुरुआत की थी और वो जब निकले हैं। तो एनालिसिस के हवाले से सबके अपने अपने पॉइंट्स, लेकिन मुतफिका जवाब ये कि हाँ अब यकसा पॉलिसी बन जाएगी। मुझे बड़े नाज़रीन स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज नैब में पेश हुए, जहां उन्होंने दो घंटों तक सवालों के जवाब दिए। नैब हुकाम का कहना है कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक मुतमईन नहीं कर सके, लिहाजा उन्हें 2 जून को फिर तलब कर लिया गया है। ताहम इससे पहले याद होगा आपको कि नैब ने उन्हें 17 और 22 अप्रैल को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। बिलाखिर आज पेश हुए और सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो 6 फीट के फासले पर रहा और तकरीबन 2 घंटे का ये दौरानिया रहा, लेकिन 2 घंटे में भी वो उन्हें मुतमईन नहीं कर सके। तो ऐसे में शहबाज शरीफ चूंकि आज नैब में एक बार फिर से तलब हुए, हम कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अमीर, आज मरियम औरंगजेब साहिबा ये दीगर मुस्लिम लीग नून के लोग हों, बार बार कहते रहे कि उन्हें सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, वाकई ऐसा हो रहा है? 1998 में शहबाज शरीफ साहब और उनके खानदान के कुल असासों की मालियत थी 2 करोड़ 33 लाख रुपए 1998 में। अब सुनिएगा जरा, इंतकाम किसने किससे लिया है? रियासत इनसे इंतकाम ले रही है या इन्होंने रियासत से इंतकाम लिया? 1998 में 2 करोड़ 33 लाख शहबाज शरीफ और उनके खानदान के असासे थे। 2018 में बढ़कर 2 करोड़ 33 लाख से 3.5 अरब रुपए हो गए। अगर ये 2 करोड़ 33 लाख से 3.5 करोड़ भी होते तो रियासत हक बजानिब थी इनसे सवाल करने का कि आप 12.5 साल इक्तदार में रहे। सिर्फ शहबाज शरीफ 12.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, तो रियासत हक बजानिब थी कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे। आप बताएं कि आपके असासे 2 करोड़ 33 लाख से 3.5 करोड़ क्यों कैसे हो गए? ओ बाबा, आपके तो 3.5 अरब हो गए। कैसे आंखें बंद कर लें, कैसे जुबानें बंद कर ले रियासत? ताले लगा दे, सारे ढक्कन लगा दे हर चीज के ऊपर। पूछना पड़ेगा ना आपसे कि असासे कैसे बढ़ गए 2 करोड़ 33 लाख से 3.5 अरब। 13 सवालात भेजे हैं इनको नैब ने, 13 सवालात। सवाल क्या थे? अब बताइएगा कि इनमें से कौन सा सवाल है, कौन सा सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। यह बताया जाए कि आपने अपनी अहलिया को, नुसरत शहबाज को, जो कसूर में जायदाद दी तोहफे में, उसके वसाइल बता दें। यह सियासी इंतकाम है। सवाल अगला यह था इनसे कि आपके और आपकी फैमिली के जाती अकाउंट्स में जो अनएक्सप्लेन्ड कैश आया, डिपॉजिट हुआ, उसके जराए बता दें। इसको सियासी इंतकाम कहते हैं। अगला सवाल इनसे यह था कि 96 एज मॉडल टाउन, जो आपका जाती घर है, जिसको आपने चीफ मिनिस्टर हाउस के तौर पर भी और चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस के तौर पर भी इस्तेमाल किया, वहां कितना पैसा खर्च किया आपने नेशनल एक्सचेकर से? जरा इसके वसाइल बता दें और पैसे की बता दें कि कितना पैसा खर्च किया। यह सियासी इंतकाम है। उनसे पूछा गया कि आपके बैरून मुल्क कितने असासे हैं, उनमें से कितने बेचे गए और कब खरीदे गए और कैसे खरीदे गए, जरा इसके वसाइल बता दें। यह सियासी इंतकाम है। ओ बाबा, अगर शहबाज शरीफ से नहीं पूछना तो फिर क्या किसी अल्लाह दित्ता से पूछना है? वो बताएगा कि क्या सियासी इंतकाम के उसने सारे असासे और जायदादें कैसे बनाई। अब तो दुनिया के अंदर मिनट टू मिनट अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ चुका हुआ है। मिनट टू मिनट अकाउंटेबिलिटी। ये 12.5 साल इक़्तिदार में रहे, और अगर इनसे यह सवाल कर दिया जाए, और जिसके अंदर बहुत कुछ फिशी है, ये सारा फिशी है, इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये सब कुछ कैसे बना। इनके बेटे साहब जो है वो बाहर गए हुए हैं, इनके दामाद बाहर बैठे हुए हैं। क्यों बाहर बैठे हुए हैं? आए यहां पे जवाब दे रियासत को। ये मजाक है, तमाशा है? ये मुल्क क्या कोई चरागाह है? ये पास्चर है कि जैसे रेवड़ आ जाते हैं चरागाह में चरना शुरू कर देते हैं और जब पेट भर जाता है तो आगे निकल जाते हैं? अगर आप इक्तदार हासिल करने के शौकीन हैं, अगर आपको हुक्मरानी का आप समझते हैं कि हमारा पेटेंट राइट है कि हां हम ही हुक्मरानी करेंगे, बार बार आके करेंगे, तो फिर आपको जवाब भी देना पड़ेगा। हुक्मरानी जवाब के साथ मशरूत है। यह नहीं हो सकता कि आप हुक्मरानी करें 5 साल, उसके बाद आप लंदन चले जाएं, फिर आप 5 साल के बाद आए और इलेक्शन लड़े और हुक्मरानी शुरू कर दें और उसके बाद आपसे पूछा ना जाए।
तो ये पूछना पड़ेगा और ये बिल्कुल पूछा जाना चाहिए और ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। रज़ा रूमी साहब, जिस तरह से अमीर ने भी कहा 12.5 साल हुक्मरानी की, 3 बार सूबे के वज़ीर आला मुंतखब हुए, सवाल ना पूछे नैब तो और क्या करें? देखिए, सवाल पूछने में तो बिल्कुल कोई आर नहीं, बल्कि होने भी चाहिए। वो सही कह रहे हैं अमीर के, हुक्मरानी जो है वो जवाबदेही होती है और ये अगर उनकी किसी एसेट्स के ऊपर या दीगर कोई ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई है, इस तरह की केसेस हैं, तो बिल्कुल उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। मगर यहाँ पर 2 बातें जरूरी हैं। नंबर 1 तो ये कि शहबाज शरीफ साहब को नैब ने पिछले 2018 में मेरे ख्याल से तकरीबन 150 दिन अपने हिरासत में रखा। और उस वक्त क्या था, वो जो आशियाना स्कैंडल था जिसका कुछ नहीं बना और उसमें उनकी कोई चीज खास निकली नहीं है। और 150 दिन अगर आपके पास वहां थे और जो बकौल उनके वकला के नैब ने मेरे ख्याल से उनसे चंद 1 घंटे भी तफ्तीश नहीं की होगी, वो सिर्फ उनको बंद किया हुआ था। नैब का जो तरीका कार है इस वक्त, जो उसका कॉन्डक्ट रहा है, जो उसके और जो उसने जो कुछ हासिल या नहीं हासिल किया, वो भी सबके सामने है। अब 22 महीने में गिरफ्तारियां और तफ्तीश और मीडिया ट्रायल्स तो बहुत हुए हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? नैब की कमजोरी है, अदालतें छोड़ देती हैं, या सियासी विल की कमी है? ये अब आप लोग बेहतर फैसला करें। बात यह है कि ये जिस तरीके से एहतसाब हो रहा है और जिस तर्ज पे हो रहा है, इससे कुछ निकलना नहीं है। ये महज एक सियासी टूल है और अगर वाकई ही में सीरियस है ये गवर्नमेंट एहतसाब के लिए, तो फिर अभी वो जो रिपोर्ट थी आटा और चीनी वाली, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सबके सामने है कि जिन लोगों के नाम आए उनको तो बिल्कुल या तो छोड़ दिया गया है या उनको तरक्कियां दे दी गई हैं। तो बात यह है कि एक स्टैंडर्ड आपने रखा हुआ है अपने लिए, एक स्टैंडर्ड ऑपोजिशन के लिए, और एक इदारा है, इसको पै दर पै कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए, तो फिर उसके ऊपर सवालात उठेंगे। अगर हुक्मरानी पर सवाल उठते हैं तो फिर इस तरह के एहतसाब जो है उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं। कुछ नहीं है, मतलब हुकूमत के लिए कुछ और है, हुकूमत के वज़रा के लिए और ऑपोजिशन के लिए कुछ और है। एनबीसी वाकई ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, बात ये कि नैब की जो नाअहली है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स रिकॉर्ड पर है, मैं उसे इख्तलाफ नहीं कर सकता। उसके बारे में हाई कोर्ट्स के रिमार्क्स रिकॉर्ड पर हैं, मैं उसे इख्तलाफ बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं और आमिर ज़िया और अमीर अब्बास और अज़हर रूमी और मोना और आप सब ये बात करते आए हैं कि BRT कहाँ गया, मरहम जब्बा कहाँ चला गया, और उसके साथ साथ शुगर अब आ गया है, IPPs आ गया है, ये सब कहाँ चले गए ये पता नहीं चलता हमको। इसको भी छोड़ दें आप। लेकिन आपको यही याद होगा कि आपने मुझसे 2 बार ही सवाल किया कि क्या क्या शहबाज शरीफ को पेश होना चाहिए, और मैंने 2 बार लड़ गया मैं जनरल साहब से, मैंने कहा पेश होना पड़ेगा उनको। लॉ ऑफ लैंड है ना, अब वो गलत हो जैसा भी हो, वो एक लॉ ऑफ लैंड, वो एक कानून है, उसके तहत आपको वहाँ पेश होना ज़रूरी है। जिस तरह हम बहुत पेश हुए हैं मार्शल लॉ कोर्ट्स के अंदर और वहाँ कुछ नहीं मिला हमारे ख़िलाफ़, तो उनको पेश होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जो फ़र्द जुर्म है उसके साफ़ सुथरे जवाब दे दें, सच्चे जवाब दे दें, दामन छुड़ाएं, बर्बाद कर दें नैब को, बरी हो जाएं, नैब से ही बरी हो जाएं, बिल्कुल सही चलें, या फिर आगे चले जाएं। तो कोई और रास्ता नहीं इसके अलावा। मैं समझता ये हूँ कि हम वो लोग हैं जो हमेशा आमिर से जानते हैं, हमेशा मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ रहे, मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ रहे, लेकिन जब बुलाया मैं मिलिट्री कोर्ट्स ने, हम पेश हुए वहाँ पर। हमने कहा जी आपसे कैंगरू कोर्ट्स कह दिया हमने, लेकिन पेश हुए वहाँ पर हम। तो बात ये है कि आपको पेश तो होना पड़ेगा भाई। वो अदालत है जैसी भी है, एक तरफा है, 2 तरफा है, सह तरफा है। देखिए 3 दफा बुलाया गया, 2 दफा पेश नहीं हुए, तीसरी दफा पेश हो गए। पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब आज चले गए, मुतमईन नहीं कर सके नैब को, अगली बार फिर बुलाया है, तो ये सियासी इंतकाम है या नहीं? अगली बार भी कुछ सवाल इसी तरह के होंगे, जब अभी मुतमईन नहीं कर सके तो तब मुतमईन कर देंगे। नहीं, मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ शिबली फराज कह रहे हैं कि मुतमईन नहीं कर सके, मुझे नहीं पता मुतमईन किया नहीं किया, लेकिन अगर फिर बुलाया तो आ जाएं, और अगर बार बार की पेशी पर तंग हैं तो हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अपील आमिर साहब, कानून के बहुत से रास्ते हैं,
अच्छा, बात इस दुनिया में मुतमईन होना, मुतमईन करना बड़ा मुश्किल काम है। कोई ना मुतमईन होता है, ना खुद अपने आप से लोग मुतमईन नहीं होते। नैब को कैसे मुतमईन कर सकते हैं? एक तो ये बात। दूसरी बात ये, मेरे बात में बड़ा, मेरे ख्याल में वो जो डिटेल्स थी उसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है कि अगर असासे बड़े हैं तो आपको सीधा सवाल है, सीधा जवाब दे दें। जो एनबीसी कह रहे हैं कि जी दामन छुड़ा सकते हैं तो छुड़ा लें, पकड़ा सकते हैं तो पकड़वा दें, जो भी है ना, कि जवाब तो उनको देना है, सियासी इंतकाम नहीं। लेकिन यकीनन जो नैब का इशू है उसके ऊपर सवाल उठते हैं कि जनाब उनके केसेस में क्लोजर क्यों नहीं हो पा रहा। बड़े जोरों शोर से बाद ये होता है कि जो एक जेन्युइन आपका मुल्जिम है, बिल्कुल कहते हैं ना वाटर टाइट केस है, उसमें भी झोल अगर आ जाते हैं और उसके बाद जो है मुल्जिम जो है बरी हो जाता है या निकल जाते हैं, तो फिर नैब के ऊपर तनकीद बनती है कि क्या वजह उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसके प्रोसिक्यूटर जो है वो सही तरह से उस केस को ठीक लड़ नहीं पा रहे। बहुत सारी उसकी तादीलें दे सकता है नैब की, जी हमारे पास वकील इतने अच्छे नहीं है, हमारे पास सरमाया नहीं है। बात ही कि नैब ने अपने आप को बहुत ज्यादा एकदम फैला लिया। होना ये चाहिए था कि जो बहुत बड़े 2-4 केसेस है, आशियाना का मिसाल है कि अगर वो हल्का केस है तो उस पर आपको मूव ही नहीं करना चाहिए था। आप एक ऐसे केस पे मूव करें कि जिसमें आप उसको पकड़वा सकें, जो आप जिसके पास आपके पास शवाहिद हो। तो ये अब मुझे नहीं पता क्या उनकी मंतक क्या है, मतलब है किस तरह से वो लोग ऑपरेट करते हैं। लेकिन यहाँ तक जहाँ तक ये बात है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को बुलाकर अगर वो सवाल जवाब करते हैं कि जो 12-13 बरस जो है इक़्तिदार में रह चुके, उनके भाई, उनका खानदान जो है 1985-86 से जो है इक़्तिदार में है और 8 मिलें हुआ करती थी, वो बढ़कर एकदम 26 हो गई और 26 से न जाने और कितनी हो गई, वो सबको पता है, उसके ऊपर डेटा है लोगों के पास। तो अगर सवाल होते तो वो सियासी इंतकाम नहीं, और अगर आइंदा भी बुलाएंगे जाके करें, जवाब दें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। जी मोना, देखें, कोई भी डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी के तस्वुर के बगैर तो है ही नहीं ना, इनकम्प्लीट है। डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है कि आपने अकाउंटेबल होना है, जवाबदेह होना है अवाम को जिन्होंने आपको वोट दे के इक़्तिदार दिया है। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन दोनों इतराफ़ की बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, फैक्चुअली स्पीकिंग बहुत वेट है उन तमाम एलिगेशंस में जो कि शहबाज शरीफ साहब फेस कर रहे हैं। उसके बदले में वो अभी जो मैंने इससे कबल आपसे अर्ज़ किया था कि अपोजिशन ही ये डिमांड करेगी ना कि पार्लियामेंट को फाल करें और चलाएं अगर आप कोरोना वायरस में हर चीज़ कर रहे हैं। वाइल आई एंडोर्स इट, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आधी सियासत चल जाए, आधी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं चल जाएं, पार्लियामान चल जाएं, लेकिन फिर नैब ना चले। नैब उस वक्त तक खामोश रहे जब तक कोरोना वायरस की वबा पूरी तरह टल नहीं जाती। तो ये तो अपने आप की बात को नेगेट करने वाली बात है। दूसरा ये कि जिन लोगों से टीटीज़ लग के पैसे आए हैं, वो तो ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड का हैं कि वो लोग तो इतने भी माली तौर पर वो इतने भी स्टेबल नहीं थे कि वो एक वीज़ा या एक बेसिक टिकट अब्रॉड का रिटर्न टिकट भी अफोर्ड कर पाएँ, और वो लोग इनको टीटीज़ लगा के मिलियंस बिलियंस अरबों खरबों रुपए भेज रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में। बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अब ज़रा उनके साइड की बात करें। जब लॉप साइडेड होती हैं मामला, जब लॉप साइडेड होती हैं नैब की इंक्वायरीज, तो उसकी वजह से एक नैरेटिव बनाने को मिलता है, और उसकी वजह से जो बहुत सॉलिड केसेस भी होते हैं, ओपन एंड शट केसेस भी होते हैं, उनके ऊपर भी सवालिया निशानात लग जाते हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब पहले नैब की कस्टडी में नहीं रहे हैं? क्या उन्होंने वहाँ पर वक्त नहीं गुजारा है? दीगर अपोजिशन के अराकीन, बेशतर अपोजिशन के अराकीन, क्या नैब की कस्टडीज़ में महीनों गुजार कर रिमांड पे रिमांड उनकी ली गई, फिर वहाँ पर इतना वक्त गुजार कर आए? किसकी कन्विक्शन हो गई? कन्विक्शन छोड़े, रेफरेंस भी किसके खिलाफ दायर हो गया? तो ये तमाम बातें हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है, नैब फिर आगे से कंटेस्ट करता है या इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जैसे सिप्तैन खान थे या अलीम खान थे, तो हुकूमत की तरफ से भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन आप उनका कंपैरिजन करें इन नंबर उन लोगों से जो कि अपोजिशन की तरफ से अरेस्ट किए गए, तो कंपैरिजन नहीं बनता। लेट्स बी ऑनेस्ट। अब दूसरी बात ये कि ये जो चीनी और आटे की जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स थी 25 अप्रैल को, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी का होना जमहूरियत का लाजमी जुज है, लेकिन क्वेश्चन मार्क सिर्फ यहीं पर आ जाता है कि जब इतना टाइम वो नैब की उसमें रहे, जेर हिरासत रहे, तो तब 25 अप्रैल वाली रिपोर्ट को नैब आगे कह रहा था कि हम इस पे तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन नैब को बाकायदा कहा गया कि आप इसे साइड में हो जाएं, जरा ये एफआईए को देखने दें उन्हीं का। वेरी शॉर्ट कमेंट, वेरी शॉर्ट में कह दूं, देखिए बिल्कुल सबने ठीक कहा, जो नैब की नालायकियां नाकामी अपनी जगह पे, लेकिन आप मुल्जमान की चालाकियां भी तो देखें ना कि 5.5 माह से नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मीर शकील के केस में और बहुत सारे केसेस में नैब उनको बुला रही है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। खत्म हुआ, इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।